Very good morning, students. Today we'll be dealing with Rule Against Perpetuity, Section 14, Part 2, which deals with perpetuity period. Now let us understand what do we mean by the term perpetuity period. As we have already discussed, perpetuity means what? It is nothing but a continuity, an endless period. Now what do we mean by the term perpetuity period? That is what we are going to see. Now, if we take into consideration the perpetuity period, then in that case, the perpetuity period means the maximum period during which the property may be rendered inalienable. ये एक तरीके का मैक्सिमम पीरियड जो है जिसमें कि हम प्रॉपर्टी को इनएलिनिएबल कर देंगे, यानी कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। तो ऐसा कितना मैक्सिमम पीरियड होता है जिसमें कि हम प्रॉपर्टी को इनएलिनिएबल कर सकते हैं? दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडेड अंडर परपेचुटी पीरियड टर्म. Now, if we take into consideration the perpetuity period according to section 14, अगर हम section 14 के अनुसार perpetuity period क्या है वो अगर देखना चाहते हैं तो while going through the provision of section 14 हमको दो चीजें पता चलती है. फर्स्टली द परपेचुटी पीरियड जो है वो क्या रहेगा? इट वुड बी अ लाइफ ऑफ द लास्ट प्रेसिडिंग इंटरेस्ट. जो लाइफ है बेसिकली लास्ट प्रेसिडिंग इंटरेस्ट की, साथ ही साथ दैट इज टू से प्लस द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी. जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी पीरियड है 18 इयर्स तक का, किसका? अल्टीमेट बेनिफिशियरी का, जिसके फेवर में हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है. तो लाइफ ऑफ द लास्ट प्रेसिडिंग इंटरेस्ट प्लस माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, जब ये दोनों को हम प्लस कर देंगे उतना ही पीरियड जो है वो क्या रह सकता है? हमारा मैक्सिमम पीरियड ऑफ परपेचुटी रह सकता है, जिसमें कि हम प्रॉपर्टी को इनएलिनिएबल कर सकते हैं एंड नॉट बियॉन्ड दैट. नाउ स्टूडेंट लेट अस सी एग्जांपल देख लेते हैं. मिस्टर राठी हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी may transfer it to a living person Ram for a life and after his death to Lakshman a living person. अभी हमको इस एग्जाम्पल में दो चीजें पता चली. जो मिस्टर राठी है वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, उन्होंने ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी दो लिविंग पर्सन को, पहला राम और राम के बाद में लक्ष्मण. यानी पहले राम अपनी लाइफ टाइम तक उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा, उसकी डेथ के बाद में लक्ष्मण अपनी पूरी लाइफ तक उस प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा. इंपॉर्टेंट इज ये दोनों भी उस वक्त लिविंग होने चाहिए जब मिस्टर राठी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं. एंड ऑन और बिफोर द डेथ ऑफ लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन है? ये लास्ट प्रायर इंटरेस्ट है या लास्ट बेसिकली पर्सन है जो कि प्रॉपर्टी का केयर कर रहा है. तो ऑन और बिफोर द डेथ ऑफ लक्ष्मण टू हिज अनबॉर्न सन. किसके अनबॉर्न सन को? मिस्टर राठी के अनबॉर्न सन को. तो ऑन और बिफोर द डेथ ऑफ लक्ष्मण टू हिज अनबॉर्न सन when he attains the age of 18 years. और कब तक? जब तक कि 18 years of age वो हासिल नहीं कर लेता या 18 years of age का वो माइनर हो नहीं जाता. कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हुआ? लास्ट लाइफ इंटरेस्ट. ये दोनों भी क्या माने जाएंगे? लास्ट लाइफ इंटरेस्ट. राम जो है उसकी वो भी उस वक्त लिविंग था जब हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, मिस्टर राठी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी. लक्ष्मण भी उस वक्त जिंदा था, लिविंग था जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई. तो ऐसे वक्त में जो भी आखिरी तक जिया, यहाँ पे लक्ष्मण आखिरी तक जिया, तो लाइफ ऑफ द लास्ट लिविंग पर्सन प्लस माइनॉरिटी पीरियड ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन. और यहाँ पे माइनॉरिटी पीरियड ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन का जब हमने सेंटेंस पढ़ा तो हमको और एक बात पता चली कि या तो ऑन या फिर बिफोर अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए, नॉट आफ्टर. क्या होना चाहिए? ऑन या फिर बिफोर, यानी बिफोर द डिमाइस ऑफ लक्ष्मण या फिर ऑन द डिमाइस ऑफ लक्ष्मण क्या हो जाना चाहिए? अनबॉर्न पर्सन जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए. इतना ही नहीं तो ही वुड हैव अटेंडेड द एज ऑफ 18 इयर्स. यानी अगर वो मान लीजिए एग्जिस्टेंस में आ भी गया तो हम क्या करेंगे? उसके 18 इयर्स तक उसको मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं. यहाँ पे इंटरेस्ट पोस्टपोन करना मतलब क्या? हम तो सिर्फ और सिर्फ परपेचुटी पीरियड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट हो गया उस पर्टिकुलर लाइफ लास्ट लाइफ प्रायर इंटरेस्ट का,
एंड दूसरा प्लस 18 ईयर्स जो माइनॉरिटी पीरियड है अनबॉर्न पर्सन का। अब यहाँ पे और एक 21 ईयर्स का भी प्रोविजन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स जिन बेसिकली चाइल्ड का देख रेख करने वाला प्रॉपर्टी का कोई नहीं होता, ऐसे वक्त में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट के सुपरविजन में होती है। तो यदि मान लीजिए कोर्ट के सुपरविजन में किसी बच्चे की प्रॉपर्टी है, तो एज पर दी लॉ जो एज ऑफ माइनॉरिटी रहेगी आम बच्चे के लिए दैट वुड बी 18 ईयर्स, बट ऐसा बच्चा जिसकी प्रॉपर्टी कोर्ट के सुपरविजन में है उसके लिए एज ऑफ माइनॉरिटी जो है वो कब खत्म होगी, 21 ईयर्स में। तो यहाँ पे ये प्रोविजन इसलिए दिया गया है। नाउ वंस मोर ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिस्टर राठी हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी may transfer it to a living person Ram or for a life, and after his death to Lakshman, a living person for a life, and on or before the death of a Lakshman to his unborn person when attains the age of 18 years or 21 years when the minor is under the supervision of the court. Now, what will happen? Suppose if an unborn person does not come into existence at or before the expiry of the last prior interest, but he is merely in the mother's womb. यानी कि वो अनबॉर्न पर्सन जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा है एट या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट प्रायर इंटरेस्ट, बट ये जो बच्चा है ये मदर्स वोम में है। देन इन दैट केस व्हाट वुड बी द पीरियड, या कितने पीरियड तक हम बेसिकली बोला जाए तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ परपेचुटी कैसे कंसिडर करेंगे। तो ये बोलता है द पीरियड ऑफ जेस्टेशन हैज टू बी इंक्लूडेड एज अ पीरियड ऑफ ग्रेस विद द परपेचुटी पीरियड। तो जो परपेचुटी पीरियड है उसके साथ में हम क्या कर देंगे, ये जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन है इसको ऐड कर देंगे। अब पीरियड ऑफ जेस्टेशन होता क्या है, तो जब अनबॉर्न पर्सन जितने समय के लिए मदर्स वूम में रहता है, नॉर्मली कितना समय रहता है, इट इज ऑलवेज 9 मंथ्स और 280 डेज। तो इतने समय के लिए जो वूम में रह रहा है बच्चा, वो पीरियड जो है वो इसमें इंक्लूड मान लिया जाएगा। So this is the period of gestation has to be included as a period of grace with the perpetuity period. The period of gestation is a period for which the unborn person has to remain in his mother's womb. It is normally a period of 9 months or 280 days. Now, this is a provision which we have seen in relation to a person who is unborn and who does not come into existence at or before the expiry of the last prior interest, but is merely in the mother's womb. Now, let us see the total period for which the vesting of property can be postponed is as under. Now, after going through the provision, one thing we have to make it clear that what would be the total period for which the vesting of property in an unborn person could be postponed or an ultimate beneficiary could be postponed. So let us see the student where the unborn person has come into existence. अगर unborn person जो है वो existence में आ गया either at or before the expiry of last prior interest, then in that case हम कब तक करेंगे, जब तक उसका minority period खत्म नहीं होता तब तक हम उसका वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। वैसे तो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो उसको एब्सोल्यूट मिल ही गया है, बट कहने का मतलब है उसको एक्चुअली प्रॉपर्टी वेस्ट करने के लिए जो बेसिकली टाइम पीरियड है वो उसका माइनॉरिटी पीरियड हमको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है माइनॉरिटी पीरियड तक वो बच्चा जब तक माइनॉरिटी अटेंड नहीं करता ही वोंट बी गेटिंग अ interest in that particular property, या he won't be getting that property. In fact, interest तो नहीं, but he won't be getting a property. Next is where the unborn person is in a womb at the expiry of the last prior interest, the period of gestation plus his minority. तो कहने का मतलब है अगर unborn person मदर womb में है जब लास्ट प्रायर इंटरेस्ट एक्चुअली एक्सपायर हो रहा है और उस वक्त वो वुम में है अनबॉर्न पर्सन, देन इन दैट केस जैसा इसके पहले वाली स्लाइड में हमने देखा कि जेस्टेशन प्लस हिज माइनॉरिटी, तो जेस्टेशन का पीरियड प्लस द माइनॉरिटी जो 18 इयर्स का टाइम पीरियड है वो चीज हमको मान के चलना पड़ेगा कि पीरियड ऑफ परपेचुटी में इंक्लूड हो रहा है। और इतने पीरियड तक अगेन जो इंटरेस्ट है माइनर का जो कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है बट जिसके तहत प्रॉपर्टी उसको मिलने वाली है वो प्रॉपर्टी मिलना थोड़ा समय के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो दो इट इज वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट
यानी वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल फाइनल एब्सोल्यूट और इमीडिएट इंटरेस्ट की बात होती है वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब। बट यहाँ पे कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट का कंसेप्ट कैसा आया? तो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने के लिए या प्रॉपर्टी एक्चुअली हाथ आने के लिए क्या करना है? माइनॉरिटी पीरियड जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फिर 18 ईयर्स का जो है पीरियड ऑफ गेस्टेशन यानी कि 280 डेज कंप्लीट होना चाहिए। फिर ये पीरियड जो है ये होते वक्त में लास्ट प्रायर इंटरेस्ट या तो ऑन या एट उस टाइम पे डिमाइज होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सारी बातों की वजह से देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिनका कंप्लायंस होना जरूरी है। तो ये जो कंप्लायंस की बात आ जाती है विच मे हैपन मे नॉट हैपन, सपोज फॉर एग्जांपल मदर्स वूम से ही बाहर नहीं आया, नेक्स्ट जो है यदि वो सरवाइव नहीं हो पाया, या फिर मान लीजिए कि माइनॉरिटी पीरियड पूरा अटेंड ही नहीं कर पाया, इस तरीके से काफ़ी सारी कंडीशंस या सिचुएशंस या अनसीन इवेंट्स कुछ ना कुछ हो सकता है टेक प्लेस हो। तो ऐसे वक्त में हम ये नहीं कह सकते कि उसे कॉन्टिंजेंसी को फेस नहीं करना पड़ेगा, द चाइल्ड हैव टू फेस सर्टेन कॉन्टिंजेंसी। अब वो कॉन्टिंजेंसी इंटरेस्ट या कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट क्या फेस करना पड़ेगा या क्या हो सकता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। The vesting of interest in favor of an ultimate beneficiary may be postponed till his minority. तो yes, definitely इसकी वजह से क्या हो गया कि जब तक माइनॉरिटी उसकी खत्म नहीं होती तब तक उसका वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये डिपेंड हो गया कॉन्टिंजेंसी के ऊपर, विच मे हैपन मे नॉट हैपन, वो माइनॉरिटी अटेंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसी सिचुएशन आ गई क्योंकि उसके हाथ में नहीं है कि वो 18 प्लस होगा कि नहीं होगा, है ना। Next is the ultimate beneficiary has only a contingent interest which becomes vested in him when he attains majority. जैसा कि हमने ऊपर बोला कि जो परपेचुटी पीरियड है उसमें इंक्लूड हो रहा है माइनॉरिटी पीरियड, तो माइनॉरिटी पीरियड वो पूरा कंप्लीट कर पाएगा जरूरी नहीं है। अब क्योंकि वो जरूरी नहीं है तो इसीलिए जो उसको इंटरेस्ट हमने दिया है वो वेस्टेड ना रह के क्या रहेगा, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट रहेगा। और ये कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट जो है ये वेस्टेड इंटरेस्ट कब बन जाएगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कब बन जाएगा, जब चाइल्ड जो है वो मेजोरिटी अटेंड कर लेगा। Next, where the ultimate beneficiary is already born at the death of the last person but does not survive at attend majority, the interest does not waste in him but revert back to the transferor or his legal heir if he is dead at that time. तो अगर अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो ऑलरेडी बेसिकली बॉर्न हो गया है डेथ के पहले ऑफ द लास्ट पर्सन, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा है, सर्वाइव नहीं हो रहा है और अटेंड नहीं कर रहा है मेजोरिटी, देन इन दैट केस जो भी इंटरेस्ट है वो उसमें नहीं आएगा। और क्योंकि अब ट्रांसफर ही रहा ही नहीं, क्योंकि अब जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो रहा ही नहीं, तो ऐसे वक्त में प्रॉपर्टी जो है वो रिवर्ट बैक हो जाएगी ट्रांसफरर को। और या फिर अगर ट्रांसफरर के कोई और लीगल हेयर होंगे देन इन दैट केस ट्रांसफरर की डेथ के बाद में लीगल हेयर्स को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। नाउ लेट अस सी क्या इस तरीके के कोई और करस्पॉन्डिंग प्रोविजन हमको किसी अदर लॉ में देखने को मिलते हैं। तो यस, अगर हम देखते हैं सेक्शन 114 तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में हमको इस तरीके के प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। नाउ इसके एक्सेप्शन क्या हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल अगेंस्ट परपेचुटी। तो पहला है प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, इसे हम डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम भी कहते हैं। सेकंड इज चैरिटीज, थर्ड इज क्रिएशन ऑफ चार्ज, फोर्थ इज पर्सनल एग्रीमेंट, फिफ्थ इज एग्रीमेंट ऑफ सेल, सिक्स्थ इज मॉर्गेजेस, राइट ऑफ एंट्री एंड री एंट्री, covenant for renewal of lease, covenant this is running with land and the power of the appointment. Now let us see one by one what does this say. Now provision for payment of debt. Direction for accumulation of income for the purpose of the payment of debt of the transferor or any other person taking any interest under the transfer will not be affected by this rule. अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी आपको, ठीक है, बट ट्रांसफर करते वक्त मैंने क्या बोला कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करने के लिए या फिर मेरे द्वारा लिए गए कर्जों को पूरा करने के लिए, पेमेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से अराइज होने वाली जो भी इनकम है उसको आपको 4 साल तक एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। अब ऐसा करते वक्त में ये जो मैंने ट्रांजेक्शन किया इट इज नॉट वॉइड फॉर द रीजन कि ये क्यों वॉइड नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने डेब्ट्स लिए हैं वो
उनका पेमेंट करना है, ये मेरी मॉरल ड्यूटी है। बट अगर मैं बिना ये प्रॉपर्टी बेचे नहीं कर पा रही हूँ तो आई एम having a right to sell out my property. I am having a right to transfer that particular property to somebody so that I can get somewhat of money for my survival or for taking some another property. So direction for accumulation of income for the purpose of the payment of the debts of the transferer or any other person who is having any kind of person having any kind of interest in that particular property, then in that case his interest or his transfer his right over that particular property would not be affected by this rule, the rule against perpetuity. Next is charity, transfer of property for the benefit of public for advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety, etc. तो ऐसे वक्त में यहाँ पे भी क्या नहीं होगा, रूल अगेंस्ट परपेचुटी का रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली देखा जाए तो डेफिनेटली काफी लंबे समय तक के लिए प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्रिएशन ऑफ चार्ज डज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड, डेफिनेटली, क्योंकि किसी भी पर्सन का लैंड के ऊपर चार्ज क्रिएट करना, उसका कोई लैंड में हम इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर देते या हमारा इंटरेस्ट जो है लैंड में वो ट्रांसफर नहीं करते, सामने वाला चार्ज क्रिएट करता है क्योंकि उसका पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ जो उसने हमें मनी दिया है वो मनी उसको हासिल हो जाए। अब पार्ट ऑफ दैट वो मनी, उसके अलावा उसका हमारे लैंड में किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होता। अब क्योंकि उसका हमारे लैंड में किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होता तो यहाँ पे हम देखा जाए तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट इज पर्सनल एग्रीमेंट। पर्सनल एग्रीमेंट पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। एग्रीमेंट ऑफ सेल क्योंकि लैंड से रिलेटेड है या फिर प्रियम्पशन से रिलेटेड है तो वो तो सालों साल चलने वाला है, वहां पे भी परपेचुटी का पीरियड अप्लाई नहीं होगा। वैसे ही मॉर्गेज में भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फॉर द रीजन दैट इट अप्लाइज ओनली टू द केसेस वेयर देयर इज अ न्यू इंटरेस्ट क्रिएटेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। मॉर्गेज और मॉर्गेजी में कोई नया इंटरेस्ट होता है क्या, उसमें नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ पर्पस क्या होता है कि जितना भी हमने मॉर्गेज जब दिया है उतना रिकवर अगर हो जाता है, इसके अलावा उनका लैंड में कोई और इंटरेस्ट नहीं होता है। और इसीलिए मॉर्गेज ट्रांजेक्शन में भी एक तरीके से देखा जाए तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा राइट टू एंट्री एंड री एंट्री में भी नहीं होता है। कवेनेंट फॉर रिन्यूअल ऑफ लीज में भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कवेनेंट रनिंग विद द लैंड। इसके अलावा जो भी कवेनेंट जिस भी तरीके के कवेनेंट क्यों ना हो, यदि वो लैंड से रिलेटेड है, जैसे इसके पहले भी हमने बहुत सारे एग्रीमेंट देखे, मॉर्गेज, लीज वगैरह, तो ये सब जो है ये क्या होते हैं, इनके ऊपर रूल अगेंस्ट परपेचुटी अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा आता है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट के तहत भी देखा जाए तो रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है। अब वजह क्या हो सकती है क्यों यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। अब स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज आपको बतानी है कि ये जो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, हाँ, ये देखा जाए तो इट इज अ पावर विच इज ऑफ जनरल इन नेचर and it does not tie up with the land, and therefore the period of perpetuity does not begin to run until the date of exercise of the power. तो पीरियड ऑफ परपेचुटी जो है वो शुरू नहीं होती है, बेसिकली कब तक शुरू नहीं होती, जब तक कि हम अपना एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं करते। जो हमको बेसिकली पावर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला है, जब तक वो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। दैट इज टू से इन स्पेशल पावर ऑफ अपॉइंटमेंट द परपेचुटी पीरियड स्टार्ट्स टू रन फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द पावर एंड द पावर इज फैटर्ड फ्रॉम द मोमेंट द पावर इज क्रिएटेड। और इसी वजह से यहाँ पे भी रूल अगेंस्ट परपेचुटी अप्लाई नहीं होगा। नाउ अगर हम कंपैरिजन करते हैं इस रूल अगेंस्ट परपेचुटी का विद द इंग्लिश लॉ, देन इन दैट केस देखिए अंडर इंग्लिश लॉ क्या प्रोविजन दिया गया है। वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट में बी पोस्टपोन्ड फॉर एनी नंबर ऑफ लाइफ प्लस द पीरियड ऑफ 21 years irrespective of the age of minority of ultimate beneficiary। इंग्लिश लॉ क्या बोलता है कि आप रूल अगेंस्ट परपेचुटी को कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पोस्टपोन किया जा सकता है फॉर अ नंबर ऑफ लाइफ, यानी आप कितने भी सारे बीच में प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्लस 21 years का पीरियड है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनर 21 years में कौन सी एज में पहुंचता है, तो जो या फिर जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन सी एज में पहुंचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ पीरियड ऑफ 21 years irrespective of the age of minority of the ultimate beneficiary। नेक्स्ट इज अगर हम कंपैरिजन करते हैं सेक्शन 163 का ऑफ द लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट,
then in that case we will find that transfer shall not be valid even if the vesting has been postponed beyond 21 years, but it shall take effect as if the age of 21 had been substituted for the age specified in the instrument. ये क्या बोलता है कि ट्रांसफर जो है वो वैलिड नहीं होगा भले ही फिर उसमें 21 ईयर्स जो है उसके बियॉन्ड क्यों ना चले जाए, लेकिन ये जो बेसिकली ट्रांजेक्शन होगा इस लॉ के अंतर्गत वो इफेक्ट में आएगा बिल्कुल वैसा ही जैसे मानो 21 ईयर्स हैड बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द एज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में जो कोई भी बेसिकली एज मेंशन की गई है हम बोलेंगे उसका कैलकुलेशन हम 21 ईयर्स करके ही पकड़ के चलेंगे एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे 21 ईयर्स हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वो एज के लिए जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट में मेंशन की गई है। कहने का मतलब है जो एज इंस्ट्रूमेंट में दी गई है वही एज जो है हम कंसिडर करेंगे एज अ पीरियड ऑफ परपेचुइटी। नाउ एन अमेंडिंग एक्ट 1929 मेड दिस रूल एप्लीकेबल टू हिंदूज and this particular provision are not applicable to Muslims. Now students, this is what we have completed today.